ओके, मैं ये लेक्चर नंबर 15 है नोट्स का, और जो तरतीब से हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक मशीन्स का लेक्चर नंबर 5 रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये वाला जो लेक्चर है ना, इसमें मैं पहले आपको एक दफ़ा इसके स्क्रॉल करके ना टॉपिक्स बता देता हूँ। और ये चैप्टर नंबर 4 जो सिंक्रोनस जनरेटर है उसका लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, इस लेक्चर में वो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक दफ़ा आपको स्क्रॉल करके इसके टॉपिक्स बता देता हूँ, फिर वापस आके हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ एसी जनरेटर्स है। आर्टिकल 4.9 है। मैंने आपको बताया था कि जो टॉपिक्स हैं ये चैप्टर 4 है, तो आर्टिकल 4.9 है। उसके बाद रीजंस टू ऑपरेट सिंक्रोनस जनरेटर इन पैरेलल, 4 रीजंस हैं कि क्यों ऑपरेट करते हैं सिंक्रोनस जनरेटर को पैरेलल में। उसके बाद कंडीशंस हैं कि पैरेलल ऑपरेट करने के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी हैं। ये डायग्राम है और अगले पेज पे ये 4 कंडीशंस हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पावर या वोल्टेज रिएक्टिव पावर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिंक्रोनस जनरेटर की। इसके बाद इसके नीचे फार्मूले हैं, 2 ग्राफ हैं, ये 2 ग्राफ हैं। अगले पेज पे एक फार्मूला है पावर और फ्रीक्वेंसी का। फिर एक एग्जांपल है, एग्जांपल 4.5 ये पैरेलल ऑपरेशन की ही इसी टॉपिक की एग्जांपल है। ठीक है, तो इसका ये क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखी हुई है, डायग्राम है, और अगले पेज पे ये सॉल्व की हुई है। ठीक है, और जो है इसके बाद ये प्रॉब्लम 4.6 है, जो सॉल्यूशन से मैंने प्रिंट लिया हुआ है। ये आपके लेक्चर का हिस्सा होगा, आपके जो लेक्चर है उसका लास्ट पेज है। तो ये प्रॉब्लम 4.6 है, ये इजी सा प्रॉब्लम है, 4 पार्ट्स हैं इसके, तो ये भी हम करेंगे। ठीक है, अब मैं वापस आके तो स्टार्ट कर रहे हैं पहले पेज पे। ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ एसी जनरेटर। पहले इसका थोड़ा इंट्रो है कि a single isolated synchronous generator supplying its own load independently of other generator is very rare, only for emergency। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जो सिंगल जनरेटर है ना, आपने देखा होगा कि जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिसमें एक बड़ा जनरेटर लगा होता है, तो वो किसी एक बिल्डिंग के लिए होता है। लेकिन मोस्टली जब हम ये पावर सप्लाइंग कंपनीज होती हैं, अगर हम उसमें देखें तो एक अकेला जनरेटर जो है ना वो यूज़ नहीं होता, क्योंकि हमारा लोड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए वो ये कह रहा है कि अकेला जनरेटर जो सप्लाई कर रहा हो लोड को इंडिपेंडेंटली, वो बहुत रेयर होता है। तो सिर्फ इमरजेंसी के लिए किसी बिल्डिंग के लिए हो सकता है, लेकिन फॉर यूजुअल जनरेटर एप्लीकेशन देयर आर मोर देन वन जनरेटर ऑपरेटिंग पैरेलल, तो टू सप्लाई पावर टू द लोड। क्योंकि लोड ज़्यादा होता है, इसलिए हमारे पास मल्टीपल जनरेटर्स हैं जो कि ग्रिड की शक्ल में जो है ग्रिड को सप्लाई करते हैं, और मल्टीपल जनरेटर्स जो हैं वो पैरेलल में ऑपरेट करते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा जनरेटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादा लोड के लिए ज़्यादा जनरेटर्स होंगे, तो वो आपस में पैरेलल में ऑपरेट करेंगे। अब ये 4 रीजंस हैं पहले पेज पे, कि क्या 4 रीजंस हमें ज़रूरी होती हैं कि हम जनरेटर्स को पैरेलल में ऑपरेट करते हैं। पहली रीज़न ये है, सेवरल जनरेटर्स कैन सप्लाई अ बिगर लोड देन अ सिंगल जनरेटर। तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा जनरेटर्स होंगे तो ज़्यादा लोड को सप्लाई कर सकेंगे पावर। इंक्रीजिंग रिलायबिलिटी सिंस द फेलियर ऑफ वन जनरेटर डोंट कॉज टोटल पावर लॉस। अगर ज़्यादा जनरेटर्स लगे हुए हैं पैरेलल में, उनमें से एक जनरेटर फेल हो जाता है तो बाकी जनरेटर क्योंकि काम करते रहेंगे, इसलिए रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। पैरेलल ऑपरेशन थर्ड है जी, पैरेलल ऑपरेशन अलाउज वन एंड मोर जनरेटर टू बी रिमूव फॉर मेंटेनेंस। तो ज़्यादा जनरेटर जब लगे होंगे तो एक आधे हम जनरेटर को मेंटेनेंस के लिए निकाल सकते हैं। ये सेकंड वाले जो रीज़न है उसी से कनेक्टेड है कि ज़्यादा जनरेटर अगर लगे हुए हैं तो हम किसी एक जनरेटर को मेंटेनेंस के लिए रिमूव कर सकते हैं, बाकी जनरेटर चलते रहेंगे और वो लोड को सप्लाई करते रहेंगे। इफ ओनली वन जनरेटर इज ऑपरेटिंग एंड इट इज नॉट यूज्ड एट फुल लोड, then it will be wasting power. With parallel operation, it is possible to operate only a fraction of generation depending upon demand। अच्छा, अब ये इसकी ये जो चौथी रीज़न है वो ये है कि लेट से कि अगर आपके पास 50 kVA का एक जनरेटर है, आपने एक अकेला जनरेटर लगाया हुआ है और आप जो लोड लगाया हुआ है वो 20 kVA का है, तो वो 50 kVA का जनरेटर चल रहा होगा, लेकिन आप जो लोड यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ 20 kVA यूज़ कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से 30 kVA जो है वो पावर वेस्ट हो रही है। जबकि पैरेलल ऑपरेशन में ये होता है कि अगर आपके पास लेट से 10 जनरेटर चल रहे हैं और आपका लोड उतना नहीं है, तो आपका अगर लोड ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो आप जितने जनरेटर्स वेस्ट हो रहे हैं, आप उतने जनरेटर को ऑफ कर दो,
और जितना लोड है सिर्फ उतने जनरेटर चलते रहो, उससे पावर जो है वेस्ट नहीं होगी। जबकि एक सिंगल जनरेटर है उसमें तो हम ये नहीं ना कर सकते कि आधा जनरेटर बंद कर दें। वो सिंगल जनरेटर जो है वो तो चलता रहेगा ना, उसने तो जितनी उसकी रेटेड वोल्टेज है वो तो बनाते रहना है। तो इसलिए एक जनरेटर के अंदर पावर वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम उसको बंद नहीं कर सकते, जबकि मल्टीपल जनरेटर्स अगर पैरेलल में ऑपरेट कर रहे हैं तो उनमें जितनी पावर यूज नहीं हो रही उतने जनरेटर आप बंद कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप कंडीशंस ऑफ पैरेललिंग है। तो ये दो जनरेटर लगे हुए, एक ये एक लोड लगा हुआ है, उसको एक जनरेटर सप्लाई कर रहा है, और ये जनरेटर नंबर 2 जो है ये उसके साथ जो है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये जनरेटर 2 जो है ये पहले जनरेटर के साथ तारों के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। नीचे अब इसकी प्रोसीजर लिखा हुआ है। इफ जनरेटर 2 इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद जनरेटर 1, G1 लिखा हुआ है, G1 का मतलब जनरेटर 1 है। Without any precaution, then there can be large damage as a very large current may flow if the voltage in each conductor is not same. वो कह रहा है अगर आप बगैर किसी प्रिकॉशन के जनरेटर 2 को पैरेलल में लगा देंगे जनरेटर 1 के, तो उससे डैमेज हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, जिससे ये पूरा सिस्टम जो है वो उड़ जाएगा। तो जो है ना, अगर हर कंडक्टर के ये जो तारें लगी हुई हैं, मैं हाईलाइट करता हूँ एक बार, ये जो तारें लगी हुई हैं ना ये वाली, इसमें यानी जो जनरेटर 2 को जनरेटर 1 से कनेक्ट कर रही हैं, तो इसमें हर कंडक्टर का वोल्टेज अगर सेम नहीं होगा तो उससे डैमेज हो सकता है। ठीक है। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, अब आगे लिखा हुआ है, टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम ईच ऑफ थ्री फेजेस मस्ट हैव एग्जैक्टली द सेम वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल एज द कंडक्टर टू विच इट इज कनेक्टेड। तो वो कह रहा है इससे कनेक्ट इस डैमेज से बचने के लिए ये जो तीनों कंडक्टर्स हैं उनका फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और जो है फेज एंगल जो है वो बराबर होने चाहिए, फिर जो है वो ये एग्जैक्टली जो है वो उसके साथ ऑपरेट करेगा। अब अगले पेज के ऊपर जो है ना 4 कंडीशंस लिखी हुई हैं। फॉलोइंग पैरेललिंग कंडीशंस मस्ट बी मेट। दो जनरेटर को पैरेलल में, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है। तो following paralleling condition must be met. The RMS line voltages of the two generator must be same. दो जनरेटर्स की जो RMS लाइन वोल्टेज हैं वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए पैरेलल करने से पहले। टू जनरेटर्स मस्ट हैव सेम फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस सेम होने का मतलब है कि फेज ए बी और सी होता है ना, तो ए को ए के साथ कनेक्ट होना चाहिए, बी को बी के साथ, और सी को सी के साथ। द फेज एंगल्स ऑफ टू ए फेजेस और बी एंड सी एज वेल, यानी मस्ट बी इक्वल। उनके जो फेज एंगल हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। ए वाला फेज का ए के इक्वल होना चाहिए, बी वाले का बी के साथ, और सी का सी के साथ। अच्छा, और थर्ड और चौथी कंडीशन है जी, द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑनकमिंग जनरेटर मस्ट बी स्लाइटली हायर देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ रनिंग सिस्टम। जो जनरेटर 2 जो है जो कि कनेक्ट हो रहा है जनरेटर 1 के साथ, उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी हायर होनी चाहिए। ये मैं पिछले पेज पे आया हूँ वापस। ये जो जनरेटर 2 कनेक्ट हो रहा है ना, इसकी फ्रिक्वेंसी जनरेटर 1 से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब वो कनेक्ट हो जाता है तो फिर पूरे सिस्टम की फ्रिक्वेंसी जो है वो बराबर हो जाती है थोड़ी देर बाद। जनरेट ऑनकमिंग जनरेटर की फ्रिक्वेंसी हायर होनी चाहिए जो है वो एग्जिस्टिंग जनरेटर के साथ। ये हम अगली एग्जांपल में देखेंगे कि हायर क्यों होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, फ्रिक्वेंसी पावर एंड वोल्टेज रिएक्टिव पावर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, ये दो रिलेशन है। आर जनरेटर आर ड्रिवन बाय प्राइम मूवर लाइक स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन, वाटर टरबाइन। ठीक है, ये हम बात पहले भी कर चुके हैं कि प्राइम मूवर जो होता है ना, जिससे रोटर चल रहा होता है, वो स्टीम टरबाइन भी हो सकती है, गैस टरबाइन भी, और वाटर टरबाइन भी। एज द पावर ड्रॉन फ्रॉम द प्राइम मूवर इंक्रीजेज, द स्पीड एट विच दे रन डिक्रीजेज। तो अगर जनरेटर जो पावर ड्रॉ कर रहा है ना, अगर उसको इंक्रीज करते हैं तो जो प्राइम मूवर की स्पीड है वो कम हो जाती है। ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये इस टॉपिक में हम फ्रिक्वेंसी और पावर का रिलेशन चेक कर रहे हैं कि स्पीड कम होने से फ्रिक्वेंसी और पावर पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो द स्पीड डिक्रीज इज नॉन लीनियर। जो अगर पावर ड्रॉ करने से स्पीड में कमी आती है वो नॉन लीनियर होती है, बट गवर्नर मैकेनिज्म इज इंक्लूडेड टू मेक द स्पीड डिक्रीज लीनियर। हम स्पीड डिक्रीज की नॉन लीनियर से उसको लीनियर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? द स्पीड ड्रूप ऑफ द प्राइम मूवर इज डिफाइंड एज, स्पीड ड्रूप जो है जो कम हो रही है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस फार्मूले से। एस डी का मतलब स्पीड ड्रूप है, एन नो लोड माइनस एन फुल लोड ओवर एन फुल लोड इंटू 100। जबकि एन नो लोड, एन एल जो है ना वो नो लोड प्राइम मूवर स्पीड है, और एन एफ एल जो है ये फुल लोड प्राइम मूवर स्पीड है। अब आगे दो ग्राफ बने हुए हैं जिसमें पहले इसने ये बताया हुआ है कि क्योंकि
प्राइम मूवर की स्पीड जो है वो रिलेटेड है इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी से भी। ये फार्मूला आप पीछे किया हुआ है ये वाला। तो अगर स्पीड कम हो रही है तो इस फार्मूले की वजह से फ्रिक्वेंसी भी कम होगी, जो हमारा सिस्टम की इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी है वो भी कम होगी। अब ये नीचे जो दो ग्राफ बने हुए हैं ना, इस ग्राफ में दोनों का रिलेशन बताया हुआ है। मैं एक ग्राफ आपको बताता हूँ। ये पहला ग्राफ है लेफ्ट वाला, इसमें पावर एक्स एक्सिस पे बढ़ रही है, पावर बढ़ने से स्पीड डिक्रीज हो रही है। ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट जो है ये आपको शो कर रहा है कि स्पीड जो है वो कम हो रही है। और यहाँ पे एंड फुल लोड जो है, ये फुल लोड स्पीड है और ये फुल लोड पावर है, ठीक है। स्पीड पावर बढ़ने से स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और क्योंकि स्पीड डिक्रीज होने से फ्रिक्वेंसी भी डिक्रीज होती है, तो एग्जैक्टली यही शक्ल जो है वो राइट हैंड वाला जो ग्राफ है उसकी है। पावर बढ़ने से फ्रिक्वेंसी भी उसी तरह कम हो रही है, और ये फुल लोड फ्रिक्वेंसी है और ये फुल लोड पावर है, ठीक है। तो अगले पेज पे अगर आप जाओ तो उसने रिलेशन बताया हुआ है। द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पावर इज गिवन बाय P इज इक्वल टू एस पी इंटू एफ नो लोड माइनस एफ सिस। P जो है वो पावर है, एफ एन एल का मतलब नो लोड फ्रिक्वेंसी ऑफ द जनरेटर है जब लोड नहीं लगा हुआ, तो फिर कितनी फ्रिक्वेंसी है। एफ सिस जो है वो सिस ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम है, जिसपे सिस्टम काम कर रहा है, जो कि 50 या 60 हर्ट्ज होती है। और एस पी जो है ना, ये जो एस पी है ये स्लोप है, स्लोप ऑफ द कर्व और इन किलोवाट पर हर्ट्ज और मेगावाट पर हर्ट्ज, ठीक है। जो ये स्लोप पीछा वाला जो ग्राफ है ना, मैं आपको पीछे वाला ग्राफ दिखाता हूँ। ये वाला जो ग्राफ है ये इसकी स्लोप है, इस ग्राफ की स्लोप है, ठीक है। क्योंकि स्लोप से वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है ये पावर को और फ्रिक्वेंसी को रिलेट कर रहा है। और नीचे एक लाइन लिखी हुई है, ये the relation between Vt and Q is similar to equation 5.28। ये वाली जो इक्वेशन है ना, P is equal to SP into F no load minus F, यही रिलेशन है Q रिएक्टिव पावर के लिए। अगर रिएक्टिव पावर निकालनी है तो वो होगी Q is equal to SP into F no load minus F sys। तो रिएक्टिव पावर और फ्रिक्वेंसी का भी ये रिलेशन है जो कि रियल पावर और फ्रिक्वेंसी का है, ठीक है। अब आगे ये एग्जांपल 4.5 है। ये 5.5 लिखा हुआ, मैंने आपको बताया था कि पुराने लेक्चर बने हुए हैं, तो ये चैप्टर पहले चैप्टर 5 होता था, अब चैप्टर 4 है, तो आपने इसको 4.5 भी पढ़ना है। और जितनी भी एग्जांपल्स हैं, फिगर्स हैं या प्रॉब्लम नंबर्स हैं, आर्टिकल नंबर्स हैं, उन सबको 4 पॉइंट आपने पढ़ना है, ठीक है। अच्छा जी, फिगर 4.31 shows that the generator is supplying a load. A second load is to be connected in parallel with the first one. The generator has F no load is equal to 61 hertz and SP is equal to 1 megawatt per hertz. Load 1 consumes the real power of 1000 kilowatt at 0.8 power factor lagging, while load 2 consumes a real power of 800 kilowatt at 0.707 power factor lagging. अब तीन चीजें पूछी हुई हैं, ए बी और सी। बिफोर द स्विच इज क्लोज्ड, पार्ट ए है, बिफोर द स्विच इज क्लोज्ड व्हाट इज द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। पार्ट बी है, आफ्टर लोड 2 इज कनेक्टेड व्हाट इज द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। और पार्ट सी है, आफ्टर लोड 2 इज कनेक्टेड व्हाट एक्शन कुड द ऑपरेटर टेक टू रिस्टोर द सिस्टम फ्रीक्वेंसी टू 60 हर्ट्ज, ठीक है। ये तीन बातें पूछी हुई हैं कि स्विच के क्लोज होने से पहले, यानी स्विच, ये जो लोड 2 का स्विच है, ये वाला स्विच की बात हो रही है, ये वाला जो स्विच है, लोड 2 का स्विच कनेक्ट होने से पहले जो है सिस्टम की ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि ये जो एफ सिक्स है ना, ये ऊपर वाले फार्मूले में ये जो एफ सिक्स है ये पूछी हुई है, ये वाला फार्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लोड 2 कनेक्ट होने के बाद कितनी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होगी। और तीसरी बात है कि जो है ऑपरेटर जो है वो क्या एक्शन लेगा कि आपकी जो सिस्टम फ्रिक्वेंसी है वो वापस 60 हर्ट्ज पे आ जाए। ये तीन बातें पूछी हुई हैं, ठीक है। तो अगले पेज पे आ जाए तो सोल्यूशन आया हुआ है। सबसे पहले आप देख लो कि पावर प्रोड्यूस बाय द जनरेटर, ये फार्मूला लिखा हुआ है, P इक्वल टू एस पी एफ नो लोड माइनस एफ सिक्स। अब इसको एस पी को मल्टीप्लाई कर दिया, असल में हमें एफ सिक्स चाहिए ना, तो पहले इस एस पी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों के साथ, उसके बाद एस पी से डिवाइड कर दो दोनों साइड्स को, और एफ सिक्स को एक तरफ कर लो, तो ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा। एफ सिक्स को एक तरफ कर लो, ये रिलेशन आ जाएगा एफ सिक्स इक्वल टू एफ नो लोड माइनस पी ओवर एस पी, ठीक है। तो अब ये वाला फार्मूला पार्ट ए करने लगे हैं। ये पार्ट ए है, एक मिनट, ये पार्ट ए है। पार्ट ए में वो ये जो एफ सिक्स का हमने रिलेशन निकाला है, एफ सिक्स निकालनी है। नो लोड फ्रिक्वेंसी जो है वो 61 हर्ट्ज है, 61 हर्ट्ज है। और पी जो है पहले लोड स्विच 1 क्लोज होने से पहले जो है सिर्फ लोड 1 कनेक्टेड था, और लोड 1 जो है वो 1000 किलोवाट यूज करता है।
1000 किलोवाट का लोड है, ठीक है। तो 1 पी जो है वो 1000 किलोवाट होगी, डिवाइडेड बाय एस पी की वैल्यू 1 मेगावाट पर हर्ट्ज है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ देखना कि 1000 किलोवाट जो है ना, ये 1 मेगावाट बन जाएगा। तो 1 मेगावाट से कैंसिल हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा बेसिकली। यानी 1000 किलो का मतलब 1 मेगा है, 1 मेगा और 1 मेगा कैंसिल होके 1 आ जाएगा। 61 माइनस ये नीचे जो है 61 माइनस 1 हर्ट्ज हो जाएगा, तो ये हर्ट्ज ऊपर आ जाएगा। तो ये 60 हर्ट्ज पहले, ये पार्ट ए का आंसर है। 60 हर्ट्ज जो है वो सिस्टम की फ्रिक्वेंसी होगी स्विच के क्लोज होने से पहले, ठीक है। पार्ट ए का आंसर आ गया। अब इसी रिलेशन से पार्ट बी का आंसर आ जाएगा एफ नो लोड माइनस पी ओवर एस पी। ये अब एक एक चीज देखो कि जब स्विच क्लोज हो जाएगा ना, तो लोड 1 जो था वो 1000 किलोवाट का था और लोड 2 जो था वो 800 किलोवाट का था। तो यहाँ पे जो पी की वैल्यू है ना, वो 1000 प्लस 800 1800 किलोवाट होगी पार्ट बी में, ठीक है। तो 61 प्लस 61 माइनस 1.8 हर्ट्ज आ जाएगा। इस रेशो को अगर आप करोगे ना, सॉल्व करोगे, ये 1.8 आता है। 61 माइनस 1.8 जो है वो 59.2 हर्ट्ज जो है वो पार्ट बी का आंसर है। अब पार्ट सी में उसने पूछा हुआ है कि क्योंकि लोड टू कनेक्ट होने से आपकी सिस्टम फ्रीक्वेंसी जो है वो 59.2 हर्ट्ज हो गई है, जो कि डिक्रीज हो गई है, तो हमने इसको वापस 60 हर्ट्ज पे लेके आना है। तो ऑपरेटर जो है वो क्या एक्शन लेगा जिसकी वजह से ये जो आपकी सिस्टम फ्रिक्वेंसी है वो वापस जो है वो 60 हर्ट्ज पे आ जाए। तो इसका आंसर ये नीचे लिखा हुआ है। आफ्टर मैं नीचे से हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो है, after load 2 is connected, the system frequency falls to 59.2 Hz. To restore the system frequency to 60 Hz, the operator should increase the generator no load set points by 0.8 Hz. That is, F no load is equal to 61.8 Hz. This action will restore the system frequency to 60 Hz. Basically, इसका आंसर ये है कि आपकी जो नो लोड फ्रिक्वेंसी थी ना, नो लोड फ्रिक्वेंसी वो 61 हर्ट्ज थी, तो उसको 0.8 इंक्रीज कर दो। ऑपरेटर जो है वो उसको 0.8 इंक्रीज करके 61.8 कर दे, तो उससे जो आपकी सिस्टम की फ्रिक्वेंसी है वो वापस 60 हर्ट्ज पे आ जाएगी। ये आंसर है पार्ट सी का, ठीक है। नो लोड फ्रिक्वेंसी को जितना बढ़ा के उससे आपकी सिस्टम की जितना सिस्टम की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना है, क्योंकि ये 59.2 है ना, तो आपको 60 पे जाने के लिए 0.8 बढ़ाना है। जितना 0.8 बढ़ाना है उतना आप नो लोड फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दो। तो नो लोड फ्रिक्वेंसी को उतना बढ़ा देंगे तो उससे आपकी सिस्टम फ्रिक्वेंसी जो है वो 0.8 बढ़ जाएगी और 60 हर्ट्ज पे वापस आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है जितना हमने करना था। अगले पेज के ऊपर ना ये प्रॉब्लम 4.6 है। ये जो बुक की एक्सरसाइज का प्रॉब्लम 4.6 है ना, ये वो है। और ये जो पेज आपके सामने नजर आ रहा है ना, ये मैंने सोल्यूशन का पिक्चर ली हुई है, सोल्यूशन का प्रिंट लेके उसकी पिक्चर ली हुई है, ठीक है। अच्छा, अब पहले मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, फिर इसको सोल्यूशन। इसी के 4 पार्ट्स हैं। द इंटरनल जनरेटेड वोल्टेज EA ऑफ अ 2 पोल डेल्टा कनेक्टेड 60 हर्ट्ज 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर इज 14.4 किलोवोल्ट and terminal voltage VT is 12.8 kilovolt. The synchronous reactance of this machine is 4 ohm and the armature resistance RA can be ignored. 4 चीजें पूछी हुई हैं। If the torque angle of the generator is delta is 18 degree, how much power is being supplied by this generator at the current time? Part B है, what is the power factor of the generator at this time? Part C है, sketch the phasor diagram under these circumstances. और part D है कि ignoring losses in this generator, what torque must be applied to its shaft by the prime mover at these conditions, ठीक है। अच्छा, अब ये चारों पार्ट्स करते हैं। पार्ट ए जो है ये पावर निकालनी है पार्ट ए में कि कितनी पावर सप्लाई कर रहा है जनरेटर। तो ये वाला जो रिलेशन है ना, ये आपको याद होगा, हमने पिछले लेक्चर में ये ड्राइव किया था पावर का ना रिलेशन, 3V5 EA साइन डेल्टा ओवर एक्सेस। ये पावर का रिलेशन हमने ड्राइव किया था। तो ये वाला रिलेशन लिख के इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। V5 जो है वो गिवन है 12.8, ये V5 गिवन है 12.8, और EA गिवन है 14.4, ये भी ऊपर गिवन है। ये जो है ये 14.4 गिवन है, और साइन डेल्टा की वैल्यू भी गिवन है 18 डिग्री। साइन डेल्टा का कर देना है, साइन 18 कर देना, डिवाइडेड बाय एक्सेस। एक्सेस की वैल्यू भी गिवन है 4 ओम, ये 4 ओम गिवन है, ठीक है। तो ये 4 ओम गिवन है। तो जो है सारी वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल देना, 42.7 मेगावाट आएगा। साइन 18 कर लेना आपने कैलकुलेटर से, ठीक है। 42.7 मेगावाट जो है ये इसका आंसर आएगा। मेगा इसलिए आ रहा है कि ये 2 दफ़ा के आ रहा है ना, ये वाला एक किलो वोल्ट का ये के आ रहा है V5 के अंदर, और एक दफ़ा
ई ए के अंदर, इसलिए जो है ये 2K की वजह से ये मेगा आ रहा है, ठीक है, 10⁻6 आ रहा है। अच्छा, अब अगला पार्ट है जी, व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ दिस जनरेटर एट दिस टाइम। पावर फैक्टर फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आप करंट निकालो, करंट का जो एंगल होता है ना उसका कॉज ले लो, तो वो आपका पावर फैक्टर होता है। तो करंट निकाल लेते हैं। तो पहले ये रिलेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ई ए और वी फाई का। अच्छा, उस रिलेशन के अंदर ना प्लस आर ए, आई ए आर ए भी था। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है आर्मेचर रेजिस्टेंस कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कैन बी इग्नोर्ड के मतलब है तो इस इक्वेशन में आई ए आर ए नहीं होगा। तो ई ए इक्वल टू वी फाइव प्लस जे एक्स एस आई ए, ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है। इसके अंदर इसमें से आई ए को एक साइड पे कर लो, बाकी माइनस करके डिवाइड कर लो जे एक्स एस से, उसमें वैल्यूज पुट कर दो। ई ए, अच्छा आप एक चीज देखना, ई ए का मैग्नीट्यूड 14.4 किलो वोल्ट गिवन है, और एंगल जो है वो 18, डेल्टा जो है वो 18 डिग्री है, वो एंगल इसका 18 डिग्री आ गया। और जो वी फाई है उसका मैग्नीट्यूड 12.8 गिवन है ऊपर क्वेश्चन के अंदर, और वी फाई का एंगल हम 0 लेते हैं, डिवाइडेड बाई जे एक्सेस की वैल्यू 4 ओहम गिवन है, ठीक है। इससे जो है ना ये 1135 एंगल माइनस 11.4 जो है ये एंगस्ट्रॉम आता है, ये एम्पेयर है, एम्पेयर जो है करंट जो है वो एम्पेयर में आता है। तो ये करंट का मैग्नीट्यूड और एंगल आ गया। अब क्योंकि हमने पावर फैक्टर निकालना है इसमें, तो अक्सर स्टूडेंट जो है ना यहाँ पे करंट की वैल्यू निकाल के पावर फैक्टर निकालना भूल जाते हैं। आप ऊपर देखो तो पार्ट बी में उसने पावर फैक्टर पूछा हुआ है, इसलिए आपने जब ये करंट फाइंड कर लिया है तो ये जो एंगल आया ना इसके माइनस को इग्नोर करना है, इसका कॉज ले लेना, कॉज ऑफ 11.4। हमने ये करंट इसलिए निकाला कि हमें करंट का एंगल चाहिए था, क्योंकि हमने पावर फैक्टर में वो चेक करना होता है ना कि करंट कितने एंगल से लैग कर रहा है, उसका कॉज लेते हैं तो पावर फैक्टर आता है। तो कॉज ऑफ 11.4 आप करोगे तो 0.98 लैगिंग, लैगिंग इसलिए कि करंट एंगल माइनस में है, तो ये लैगिंग जो है वो पावर फैक्टर होगा, 0.98 लैगिंग आएगा, ठीक है। बाकी पार्ट सी जो है वो फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम में वही चीज़ें लिख देनी है। आपको पता है कि वी फाई हम एंगल 0 पे बनाते हैं, करंट लैगिंग है। अच्छा एक चीज़ देख लेना कि करंट का जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला है ना वो 1135 एंगल माइनस 11.4 आता है, जबकि ये डायग्राम में इसने 1035 लिखा हुआ है। तो इनमें से एक चीज जो कैलकुलेशन करके देख लेना, 1135 या 1035 में से कोई एक फिगर ठीक है, वो चेक कर लेना इसमें गलती ऊपर की हुई है या नीचे की हुई है। तो ये जो करंट निकाला है ना ये वही आना चाहिए यहाँ पे, तो आप कैलकुलेट कर लेना, ये जो फिगर यहाँ आती है ना वही फिगर आपने यहाँ पे करंट में नीचे लिखनी है। ऊपर उसमें 1135 लिखा हुआ है, नीचे 1035 लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड जो है, तो ये चेक कर लेना, ठीक है। वी फाई को 0 के एंगल पे बनाएंगे, वी फाई की वैल्यू 12.8 एंगल 0 लिखेंगे, करंट की जो वैल्यू आएगी वो करंट वो लिख देंगे, जी एक्स एस आई ए लिख सकते हैं, और ई ए 14.4 गिवन है, एंगल ई ए का जो डेल्टा है 18 डिग्री गिवन है, वो बना देंगे, ये फेजर डायग्राम बन गई, ठीक है। इसमें आर ए नहीं है इसलिए इसमें आई ए आर ए नहीं आएगा, ठीक है, वो इग्नोर किया हुआ है। बाकी पार्ट डी जो है वो इंड्यूस टॉर्क है। टॉर्क का फार्मूला जो है ना वो ये होता है, टी कन्वर्टेड इक्वल टू टॉ इंड्यूस्ड इनटू मेगा एम विद नो लॉसेज, विदाउट लॉसेज जो है आपका अप्लाइड टॉर्क और इंड्यूस टॉर्क बराबर होता है, तो वो इक्वल हो जाएगा पी कन्वर्टेड ओवर ओमेगा एम से। इसी इक्वेशन को डिवाइड कर, टॉ इंड्यूस एक तरफ कर लो और ओमेगा एम से डिवाइड कर दो, तो टॉ इंड्यूस इज इक्वल टू पी कन्वर्टेड ओवर ओमेगा एम आ जाएगा। इसमें पी कन्वर्टेड जो है ऊपर जो पावर निकाली है ना ये वाली पार्ट ए में 42.7, ये पावर निकाल देनी है, ये पावर लिख देनी है 42.7, और नीचे ओमेगा जो है वो 2 पाई एफ होता है। फ्रिक्वेंसी जो है ऊपर क्वेश्चन के अंदर 60 हर्ट्ज गिवन है, ऊपर अगर आप देखो तो फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज गिवन है, तो ओमेगा जो है उसको 2 पाई एफ कर देंगे, एफ जो है वो 60 हर्ट्ज गिवन है फ्रिक्वेंसी। तो ये नीचे जो है ये 2 पाई एफ जो है वो आप निकाल लोगे, और सेट 1113,300 1,13,300 न्यूटन मीटर जो है वो टॉर्क आएगा, अप्लाइड टॉर्क, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम 4.6 था, और यहाँ पे ये लेक्चर भी खत्म हो रहा है और ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अगला लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 6 होगा या हमारा लेक्चर नंबर 16 होगा नोट्स का, उसके अंदर हम मशीन का जो चैप्टर नंबर 5 है सिंक्रोनस मोटर वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।